जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेट हो गया था, 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ मजबूरी था मेरा वीडियो नहीं बनाने का। तो चलिए मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूं कि ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए शुरू करते हैं। साइंस के ये जो है 60 क्वेश्चन, ये सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में छाप लें। रेलवे के ये 60 साइंस के जो प्रश्न हैं पिछले 15 सालों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोग इसको एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीट मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिपीट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सार्स क्या है। देखिए, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है कि सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको क्या कहते हैं SARS मतलब सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है ये फुल फॉर्म होता है सार्स का। तो ये किससे फैलता है, तो ये जो होता है विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो निकट दृष्टि दोष में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का बना होता है, यानी कि इसका बीच वाला भाग धंसा हुआ रहता है और मतलब कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाला भाग होता है या उभरी हुई रहता है, इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दूर दिखाई दे मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जो चीज दिखाई देता है वही दोष कहलाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया निकट दिखाई दे रहा है स्पष्ट, पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष उसको कहेंगे। और उसका उपचार कैसे करेंगे? तो अवतल लेंस को द्वारा। और दूर दृष्टि दोष की बात करेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और बात करेगा किसको? अबिंदुकता, मतलब जिसको ना तो दूर की वस्तु ना हो ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, तो उसको बायोफोकल लेंस के द्वारा उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष। देखिए, दूर दृष्टि दोष कर रहा है किस लेंस का? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल हुआ तो दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। और आर्यभट्ट की बात करेंगे तो आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। और कॉपरनिकस ने क्या किया था? केपलर। देखिए, केपलर हो गया ग्रहों के गति का नियम। क्या दिया था? ग्रहों के गति का नियम दिया था। किसने? केपलर ने। और कॉपरनिकस की बात करें तो कॉपरनिकस ने क्या किया था? सौर मंडल का खोज किया था। किसका? सौर मंडल का खोज किया था कॉपरनिकस ने। तो इस प्रकार से चारों क्वेश्चन को मतलब चारों ऑप्शन को ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन आपको बन गया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया, केपलर ग्रहों की गति का नियम दिया और कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया। तो इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। तो दही का जमना जो होता है यह रासायनिक प्रक्रिया होता है, क्योंकि दही एक बार जम गया तो फिर पुनः उसको हम क्या कर सकते हैं? पुनः हम उसको दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दूध से जब दही बन जाता है तो दही फिर दूध नहीं बन सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। भौतिक प्रतिक्रिया मतलब जैसे कि जल का बर्फ बन जाना और बर्फ से फिर पुनः जल बन सकता है, तो यह भौतिक प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कौन सा होगा? रासायनिक प्रक्रिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर होता है एक कह सकते हैं कि कांच का बना हुआ रहता है ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से। और इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग हम दूर तक जहां प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए इसका फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। यह कांच का बना हुआ रहता है। और यह जो है किस पर आधारित है? तो यह पूछेगा तो यह जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका खोज किसने किया था तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किए थे, उनका नाम था नरेंद्र सिंह कृपाणी। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह कृपाणी था। और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह करंट का भी क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर के कह सकते हैं कि खोजकर्ता का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो नरेंद्र सिंह कृपाणी इसका नाम है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इनको पुरस्कार भी दिया गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य होता है ग्रेफाइट का छड़ जो है वह कैथोड का कार्य करता है। कौन सा? ग्रेफाइट की छड़ जो है वह किसका काम करता है? तो कैथोड का काम करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कैथोड हो जाएगा
ग्रेफाइट की छड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है। देखिए अधिक की बात कर रहा है तो मानव शरीर में अधिकांशता जैसे बी पॉजिटिव पाया जाता है। कौन सा? तो बी पॉजिटिव बहुत अधिक पाया जाता है। बाकी यदि बात करेंगे ए बी प्लस का तो ये ए बी प्लस नहीं, ए बी प्लस की बात करेंगे तो ये इसको कहा जाता है, मतलब कह सकते हैं कि यूनिवर्सल रिसीवर कहेंगे, या कह सकते हैं कि सर्वग्राही। इसको क्या कहेंगे? सर्वग्राही कहेंगे। और ये जो ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव, इसको कहा जाता है सर्वदाता, मतलब कह सकते हैं कि ये सभी को ब्लड दे सकता है तो ये सर्वदाता कहलाता है। और ए बी पॉजिटिव होता है, यह सर्वग्राही, किसी से भी ले सकता है। और ओ निगेटिव जो होता है किसी को भी दे सकता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ये सर्वदाता और ये सर्वग्राही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए बचपन में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो लगभग 300 प्लस हड्डियां उसमें पाई जाती है, पर जब बड़े होते हैं तो लगभग 5-6 साल तक होते हैं तो इसमें 208 हड्डियां रहती हैं। और जब यह वयस्क हो जाते हैं या कह सकते हैं कि ये जवान हो जाते हैं तो फिर इसके शरीर में कितना हड्डी? 206 हड्डी हो जाता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। और बात करेगा आपको ऑप्शन नंबर बी का एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का काम क्या होता है? तो एक्टिनोमीटर का काम होता है विकिरण को नापना। किसका? विकिरण को नापने का काम कौन करता है? एक्टिनोमीटर। और बात करेंगे आपको स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश को बिखेरता है, मतलब कह सकते हैं प्रिज्म, एक तरह से प्रिज्म क्या कौन काम करता है? स्पेक्ट्रोमीटर का काम करता है, मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है। ठीक है। और पेडोमीटर की बात करेंगे तो पेडोमीटर ये गति को मापता है। क्या करता है? ये गति को पता चलाता है, इसको क्या कहते हैं? पेडोमीटर। जो मोटरसाइकिल में लगा रहता है वो पेडोमीटर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका प्रमुख गैस है। तो सिनेबार की बात करेगा तो सिनेबार किसका हो जाता है? तो पारा का। पारा का ये क्या होता है? Hg होता है, इसका सिंबल संकेत होता है Hg पारा। और इसका ही अयस्क कौन सा होता है? सिनेबार होता है। यानी HgS जो है यह कह सकते हैं HgS क्या है? यह सिनेबार का सूत्र होता है। और बात करेगा यदि तांबा को, तो तांबा को क्यूपराइट और कॉपर पाइरेट, ये तांबा का 2 अयस्क है। और लोहा की बात करेंगे तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है, यह हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क होता है। और यदि बात करें हम किसका, यदि बात करेंगे चांदी का, तो चांदी का होता है 2 प्रमुख अयस्क है, एक हॉर्न सिल्वर होता है, एक रूबी सिल्वर होता है। कौन सा? एक हॉर्न सिल्वर, एक रूबी सिल्वर। इस दोनों को भी याद रखना है कि चांदी के 2 अयस्क के बारे में पूछा जाता है, तो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर याद रखना है। लोहा की बात करेगा तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। पारा की बात करेगा तो सिनेबार हो गया। और तांबा की बात करेगा तो क्यूपराइट और कॉपर पाइरेट। इस प्रकार से चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए 60 क्वेश्चन है, पर मान चलिए कि 60 क्वेश्चन में लगभग आपको कम से कम तो 180 या 200 क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन आपको हो जाए, जो कि हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिया गया है इसको मैं मतलब कह सकते हैं कि इसको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो देखिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है सबसे पहले नंबर, तो इसका जो आंसर है वह टीबी रोग होता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्षय रोग, या इसी को कहा जाता है यक्षमा। क्या कहा जाता है? यक्षमा या क्षय रोग कहा जाता है। तो टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिए, बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन, बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन, बीसीजी। इस प्रकार से याद रखिए, इसका भी बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, टीबी का उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो आवाज़ का तीखी होना, मतलब कह सकते हैं कि आवाज़ का मोटा होना या पतला होना, यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। तो उच्च आवृत्ति होगी तो बच्चों की आवाज़ क्या होगी? तीखी होगी। और आवृत्ति यदि निम्न हो जाता है तो फिर क्या होता है? आवाज़ मोटा हो जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वह भरी जाती है हीलियम।
पहले क्या होता था, गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती थी और कुछ दूर जाने के बाद गुब्बारा फूट जाता था। तो जिसके कारण क्या हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक अभिक्रियाशील मतलब कह सकते हैं होता है हीलियम से ज़्यादा, ये हल्का तो होता है पर अभिक्रियाशील होने के कारण बार बार फूट जाता था। इसीलिए क्या होता है, गुब्बारे में हीलियम गैस भर दी जाती है। यह हाइड्रोजन इतना हल्का तो नहीं है पर यह जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस हीलियम होता है। आप लोग जानते भी होंगे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और यह जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के में करते हैं तो यह अपनी कक्षा को पूर्ण कर देता है, जिसके कारण किसी से ना तो अभिक्रिया करता है, ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ना किसी से लेता है। इसीलिए क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कह सकते हैं कि इसमें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है, तो इसीलिए हीलियम गैस को भर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला जो रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। और बोलेगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें से और भी बनता है कि बाइल यानी पित्त का रंग हल्का सा पीला और हल्का सा ब्लू किसके कारण होता है। तो इसमें जो हल्का सा पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन। और उसमें हल्का सा जो नीला रंग होता है वह नीला रंग होता है बिलिबर्डिन के कारण। किसके कारण, बिलिबर्डिन के कारण। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बाइल यानी कि कह सकते हैं कि पित्त या बाइल जूस कह सकते हैं, वो जो है पीला होता है बिलिरुबिन के कारण और बिलिबर्डिन के कारण हल्का सा हरा या नीला कलर का होता है। तो बिलिबर्डिन आपको याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2 इसी को व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है। तो देखिए फाउंटेन पेन वाटरमैन, इसका नाम से ही मिलता जुलता है। फाउंटेन पेन वाटरमैन, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। तो जेनेटिक खोज की बात करेगा तो जेनेटिक खोज किए थे हरगोविंद खुराना है। किसने, हरगोविंद खुराना। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये जो है सब भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पूछा जाता है कि कौन से भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है हरगोविंद खुराना को कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें कह सकते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। और इसका कभी कभी द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। देखिए D2O जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के जानते होंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रेटियम। तो 1H1 जो होता है यह होता है प्रोटियम, और 1H2 जो होता है यह होता है ड्यूटेरियम, और 1H3 होता है ट्रेटियम होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से ड्यूटेरियम जो है यानी कि 1 इसका परमाणु क्रमांक और 2 इसके द्रव्यमान, ये वाला जो होता है ये ड्यूटेरियम होता है। तो इसका द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान में D2O मतलब कह सकते हैं कि 2 दूनी 4 द्रव्यमान, और उसके बाद जैसे D2O है तो ये D का तो 2 द्रव्यमान अभी निकाले थे क्योंकि हाइड्रोजन 1 और 2 वाला है। तो ये 2 वाला है तो 2 इसमें D2 है तो 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया। और ओ ऑक्सीजन का होता है 16, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इससे भी पूछा जाता है कि इसका जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान 20 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा, या इसी का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो यह होता है Na2CO3। Na2CO3 क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। और बात करेंगे खाने की सोडा के तो इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। तो इस प्रकार से दोनों को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। तो किस तत्व के कारण, तो यह तत्व हो जाता है आयरन के कारण। किसके कारण, आयरन के कारण। या आयरन यदि नहीं दिया तो इसके अलावा आपको HB भी दे सकता है। हीमोग्लोबिन के कारण भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण भी होता है। हीमोग्लोबिन यदि नहीं देगा तो आयरन, आयरन नहीं देगा तो फिर कह सकता है कि खून की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया भी हो सकता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए हमने आपको बता चुके हैं कि NaHCO3 को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का हिमांक
क्या है, तो जल का जो हिमांक होता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जो जल जमता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जाता है कि जल का जो है घनत्व सबसे अधिक कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है। और यदि बात करेंगे कि सबसे न्यूनतम आयतन की भी बात करेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही न्यूनतम आयतन भी होता है। ठीक है, न्यूनतम आयतन का मतलब होगा कि जब जल बहुत ज्यादा ठोस हो जाएगा, ठीक है, ठोस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह आयतन कम हो जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज्यादा ठोस हो जाता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस उसका न्यूनतम आयतन हो जाएगा और अधिक घनत्व हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के पौधे के किस भाग में कपास का रेशा निकाला जाता है, तो कपास के पौधे के बीज से, किससे, बीज से उसका जैसे कपास का रेशा निकाला जाता है, तो इस प्रकार से याद रखिए। इसके अलावा आगे इसमें देखिए और भी कह सकते हैं कि ये जो पत्ता होता है, बंधा गोभी होता है, बंधा गोभी का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, पत्ता खाते हैं। ठीक है, और गाजर की बात करेगा तो वो जड़ हो जाएगा, तना की बात करेगा तो जैसे हो गया आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या होता है, तना होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार जो होती है वो अम्लीय होती है, और लार का पीएच मान भी पूछा जाता है, तो 6.5 याद रखिए, 6.5 होता है लार की पीएच मान होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, तो किसी लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है, किसमें, डायोप्टर में। और लेंस की क्षमता जो होता है 1/, फोकस दूरी को हम कह सकते हैं कि P बराबर 1/f जो होता है, यह क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है, यानी कि 1/, फोकस दूरी उसी का क्या कहलाता है, इसकी क्षमता कहलाता है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ जो होता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है केचुआ, धरती को खोद करके उसमें मतलब बरसात के समय में इसमें सुराख बना देता है ताकि अच्छी तरीके से पानी धरती के अंदर जा सके, और जिससे क्या होता है अधिक दिनों तक मतलब खेत में हाल बना रहे, इसके लिए कहा जाता है केचुआ। और यह केचुआ जैसे बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं कि CH4 का यानी मीथेन गैस का भी निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर किस कशेरुकी की वर्ग से संबंधित है, तो डायनासोर की बात करेंगे तो डायनासोर क्या है, एक रेप्टाइल है। क्या है, रेप्टाइल है। तो ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल का मतलब हो गया, कह सकते हैं रेंगने वाला, क्या कह सकते हैं इसको, रेप्टाइल का मतलब हो गया रेंगने वाला जो भी वस्तु आएगा, वो जो भी जीव आएगा रेंगने वाला, वो सब क्या आएगा, रेप्टाइल के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है या दूरी की मात्रक होता है, और दूरी की सबसे बड़ी मात्रक की बात करेगा तो ये हो जाता है कौन सा, प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर जो होता है वह एक पारसेक होता है। तो पारसेक जो है पूछता है कि पारसेक क्या है, तो दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इस प्रकार से इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, या इतना नहीं देगा तो लिखेगा 9.46 और गुने 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर में यदि बदलेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो यह 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होने वाला अंग होता है आंत। कौन सा अंग होता है, आंत होता है। ये जो मियादी बुखार होता है इसी को टाइफाइड बोला जाता है। ठीक है, या टाइफाइड से इसका लक्षण क्या है, तो यह सिर में दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकता है, और डायरिया के जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो टाइफाइड मतलब समझिए कि टाइफाइड का ये लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन सा होता है, तो पादपों में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा जल होता है। और बात करेगा आपको मतलब भोजन की, तो भोजन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन कर सकते हैं ऊपर। ये जाइलम जो होता है सिर्फ ऊपर की ओर ले जाता है, तो ये जाइलम की गति भी पूछा जाता है। जाइलम का गति किस प्रकार से होता है, जल का गति सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाइलम करता है। ठीक है, और फ्लोएम जो है ऊपर और नीचे दोनों तरीके से मतलब कह सकते हैं कि इसका संवहन होता है। तो इस प्रकार से इसमें फ्लोएम को और जाइलम के बारे में पूछा जाता है कि जाइलम की गति किस ओर होती है, ये ऊपर की ओर होती है, और फ्लोएम का ऊपर नीचे दोनों की तरफ होती है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि, तो देखिए जिस चीज का भी घनत्व कम होगा वह तैरेगी। तो बर्फ का जो घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है, बर्फ तैरता है। तेल और का भी घनत्व कम होता है, इसके कारण तेल भी
पानी के ऊपर तैरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा। तो मतलब कह सकते हैं कि किस गुण के कारण या किसके द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रकाश का रंग को निश्चित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी कि वेवलेंथ के द्वारा हम कह सकते हैं प्रकाश का रंग किस प्रकार का है। ठीक है, तो लाल का जो होता है यानी कि रेड का जो होता है तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है। बाकी यदि पूछेगा सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ होता है तो हो जाएगा बैगनी का। किसका? बैगनी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि घाव को भरने में विटामिन के मदद करता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में ऑप्शन नंबर ए भी देखिए, विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या मतलब इसका कौन सा स्रोत है इसके बारे में पूछा जाता है। तो गाजर जो है, गाजर या विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और यदि बात करेगा आपको केला में, तो केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो केला में विटामिन बी पाया जाता है। और यदि बात करेगा कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार खट्टे पदार्थ और मिर्च जो होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वह होता है 280 दिन का। कितना? 280 दिन। देखिए गाय का जितना होता है उतना ही मनुष्य का भी होता है और उतना ही बंदर का भी होता है। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि देखिए बंदर का ही विकसित रूप कौन सा होता है? मनुष्य होता है। और मनुष्य का जितना दिन का होता है, मतलब कह सकते हैं कि गाय को भी एक माता का दर्जा दिया गया है। तो जितना मनुष्य का होता है उतना ही किसका होता है? गाय का होता है। तो गाय का, माता का और बंदर का ये जो होता है कह सकते हैं कि 280 दिन का गर्भकाल होता है। और बात करेंगे आपको ये 330 दिन की, तो 330 दिन किसका होता है? तो ये घोड़ा का जो होता है, घोड़ा का, ये घोड़ा का होता है गर्भकाल 330 दिन का मतलब। और यदि बात करेगा आपको किसका बात यदि करेगा, यदि 300 से लेकर के 350 यानी 330 से लेकर के 350 तक, तो ये ऊंट का होता है। किसका? ऊंट का। 350 तक हो सकता है, 330 से 350 के बीच। और यदि बात करेगा आपको कि सबसे अधिक गर्भकाल किसका आता है? हाथी का होता है। हाथी का कितना होता है? तो 625 दिन होता है हाथी का गर्भकाल। और बात करेगा सबसे कम किसका, तो सबसे कम होता है छुछुंदर का। किसका होता है? छुछुंदर का, जो कि केवल और केवल 7 दिन होता है इसका गर्भकाल। तो इस प्रकार से याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट था, जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, इसमें नर्वस सिस्टम कह सकते हैं कि ये खराब हो जाता है। सर्पदंश मतलब सांप को डस लेने से तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए इसका तो बहुत अच्छा एक ट्रिक है कि पिताजी, क्या है? पिताजी। तो मतलब कह सकते हैं कि पीतल में तांबा और जिंक होता है। तो कह सकते हैं पीतल में तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो तांबा और जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होना। किसका? दाब अधिक होने के कारण क्या होता है? यानी प्रेशर कुकर का मतलब प्रेशर अधिक होना, यानी कि दाब अधिक होना। तो दाब अधिक होता है तो जल्दी खाना पक जाता है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए मीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं और उसको किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। तो ये पूछा था वोल्ट मीटर किस क्या मापता है? विभवांतर। और उसको किस क्रम में लगाता है? तो समांतर क्रम। तो वोल्ट मीटर, विभवांतर, समांतर याद रखिए। तो एमीटर क्या हो जाएगा? तो एमीटर हो जाएगा विद्युत धारा को मापता है। किसका? विद्युत धारा को मापता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है ठोस में। और ठोस कह सकते हैं तो इस्पात क्या होता है? ठोस होता है। तो निर्वात में तो ध्वनि गमन कर ही नहीं सकता है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। जल में कम होता है, इस्पात में नहीं कह सकते हैं, ठोस में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई कौन सी होती है। तो वायुमंडलीय दाब मापने की जो इकाई होती है तो आप लोग जानते होंगे कि बैरोमीटर होता है। और यदि बात करेगा आपको मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर क्या मापता है? तो मैनोमीटर मापता है क्या? आप लोग कमेंट में बताइए मैनोमीटर क्या मापता है। लैक्टोमीटर के बारे में आपको पता ही होगा कि दूध की शुद्धता को मापते हैं किसमें? लैक्टोमीटर में। और बात करेगा आपको हाइड्रोमीटर की, देखिए ये हाइग्रोमीटर है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापता है, कह सकते हैं उसको घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर। और आर्द्रता की बात करेगा तब हो जाएगा कौन सा? आर्द्रता की बात करेगा तब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर और घनत्व हाइड्रोमीटर मापता है। और मैनोमीटर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मैनोमीटर क्या मापता है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है, तो इसमें कितने कोशिका होंगे, सेल का मतलब हो गया कोशिका, तो ये हो जाएगा एक कोशिका। कितना, एक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस शीतलन का काम करता है। तो देखिए ये जो होता है CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन कहा जाता है। क्या कहता है, फ्रियोन। यही क्या करता है, शीतलन का काम करता है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये नाइट्रोजन जो गैस होता है, ये नाइट्रोजन गैस कोई भी चिप्स उप्स होता है उसके अंदर भर दिया जाता है ताकि संक्षारण से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये चिप्स के पन्नी में भर दिया जाता है, और फ्रियोन जो होता है यह रेफ्रिजरेटर में या AC से ये गैस निकलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और प्रोटॉन की बात करेगा तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने खोज किया था। रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया, तो प्रोटॉन के बारे में पूछा था। और जेम्स चैडविक की बात करेगा तो ये किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। और इसने किसका किया, प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड, खोज किया था गोल्डस्टीन ने। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। तो भविष्य की धातु की बात करेगा तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीजें से बना होता है। तो हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में पूछा जाएगा कि नाइक्रोम किस किस धातु, मतलब कह सकते हैं धातुओं का मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम में देखिए नो से हो जाता है निकेल, क्या होता है निकेल। ई से हो गया आपको आयरन, और कोस हो गया क्रोमियम, क्या होता है क्रोमियम। और मो से बात करेगा तो मैग्नीज। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज से मिलकर क्या बनता है नाइक्रोम। और यह हीटर का जो तार जलता है वह हीटर में ये नाइक्रोम तार भरा रहता है। और टंगस्टन की बात करेगा तो टंगस्टन जो होता है यह बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किसका, बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही बना होता है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगने से उसका भार क्या होता है। तो कोई भी चीज में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग किससे फैलता है। तो एड्स रोग जो फैलता है ये HIV वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण, HIV वायरस के कारण। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, वायरस से फैलने वाला एक रोग है। तो एड्स के बारे में और HIV के बारे में आप लोग कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा आपके क्वेश्चन के जवाब का। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कशिश का तेल क्या कहलाता है। तो कशिश का जो तेल है वह क्या कहलाता है, तो इसके बारे में याद रखना है कि ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है यही होता है कशिश का तेल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और पूछा जाता है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, जिसको कह सकते हैं यह प्रबल अम्ल है। क्या है, यह प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका pH मान बहुत कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक की बात करेगा तो ये भी प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका pH मान क्या होता है, 0 होता है। इसका 2 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये मृग जो होता है वह मृग गर्मियों के दिनों में प्यास के लिए यह धूप में बहुत दूर तक देखता है, तो उसे क्या झिलमिल दिखाई देता है, लगता है उसे पानी है। और यह जो है बहुत दूर तक दौड़ते रहता है, और दौड़ने के बाद क्या होता है, उसको दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, उसको पता चलता है कि पानी मिल ही नहीं रहा है। मतलब कह सकते हैं कि मृग मरीचिका जो होता है वह मृग मरीचिका किसके कारण होता है, तो यह हो जाता है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है। मतलब मृग जो होता है वह दूर दूर तक दौड़ करके सोचता है पानी पीने के लिए, लेकिन वह पी नहीं पाता, क्योंकि वास्तविक में तो धूप जो है वही यानी कि कह सकते हैं जिस प्रकार से लू दिखने को मिलता है वही रहता है, उसको पानी वास्तविक में रहता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है। तो एलिसा जो टेस्ट होता है यह एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है किसके परीक्षण के लिए, एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज किसने किया था। तो परमाणु बम की बात करेगा तो परमाणु बम का खोज किया था ऑटो हर्न ने। किसने, ऑटो हर्न ने। और एडिसन की बात करेगा, एडिसन किसका खोज किया था, तो ये बल्ब का खोज किए थे एडिसन ने। और आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हमने बताया था कि रदरफोर्ड को प्रोटॉन का नामकरण करने के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आया था। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है। तो देखिए ये
फिजिक्स के यानी कि कह सकते हैं ये भौतिक शास्त्री थे, तो इनको भौतिक के क्षेत्र में मतलब कह सकते हैं कि भारत में भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1928 ईस्वी में इन्हीं को दिया गया था। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में मिल चुका था किनको, ये साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। तो जल में देखिए दो चीज विलय है, तो इसको कैसे याद रखिएगा। तो देखिए जल में जो विलय है तो कह सकते हैं कि बीसी बकबका करके, बीसी बक 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 मतलब कह सकते हैं बकबका के घुल गया, तो मतलब जल में जो घुलने वाला है यह बीसी बकबका के घुल जाता है। तो बीसी याद रखिएगा, बीसी जल में घुलनशील है और बसा में घुलनशील पूछेगा तो जो बच गया बाकी वो सब बसा में घुलनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किए थे, डायनामाइट का। और ये डायनामाइट क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं यह विस्फोटक पदार्थ है जो किसी भी मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ने में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होती है, ठीक है। और उस समय जो सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है, तो 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। और ये नोबेल पुरस्कार देने वाले जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के थे। कहाँ के, स्वीडन के थे। और स्वीडिश एकेडमी ही क्या करता है, नोबेल पुरस्कार देने का काम करता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि कह सकते हैं आईबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। किसमें, अस्थि मज्जा में होता है। और बोन मेरो जो होता है हड्डी के बीच में, बोन मेरो, वहां पर रक्त का पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वहां पर निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी का निर्माण पूछेगा तो यह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, इसी को बोन मेरो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो मधुमेह रोग की बात करेंगे तो ये इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और बात करेंगे आपको प्रोटीन के कारण, तो प्रोटीन के कारण 2 रोग होता है, एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर जो होता है वह वयस्क में होता है। किसमें, वयस्क में क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और बच्चा में जो होता है वो मरासमस रोग होता है। क्या होता है, मरासमस रोग होता है, बच्चों में फैलता है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध के फटने से जो होता है वह लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। और बात करेगा आपको यदि मक्खन में कौन सा विटामिन, मतलब मक्खन में कौन सा एसिड होता है, तो होता है ब्यूटरिक एसिड। कौन सा, ब्यूटरिक अम्ल होता है, ब्यूटरिक अम्ल। इस प्रकार से याद रखिए, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल। और दूध में बात करेगा तो दूध या दही में तो लैक्टिक अम्ल, इस प्रकार से हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा एसिटिक एसिड और टार्टिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। देखिए पदार्थ की बात करें, किसका, पदार्थ की। तो सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करेगा तो हीरा हो जाएगा। लेकिन बात करेगा यदि धातु की, तो धातु कौन सा कठोर हो जाएगा, प्लेटिनियम कठोर हो जाएगा, कठोर धातु। तो इस प्रकार से याद रखना है कि यदि पदार्थ की बात करें, क्योंकि देखिए हीरा जो है या कार्बन का स्वरूप है और कार्बन क्या है, अधातु है। तो बात करेगा आपको पदार्थ की, पदार्थ में हो जाएगा हीरा सबसे कठोर, और धातु की बात करेगा तो प्लेटिनम सबसे कठोर। तो इस प्रकार से आपको 60 क्वेश्चन मैंने करवाया। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो आप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मतलब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर से जाकर के ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं लगातार आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट के साथ आपको वीडियो देता रहूं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।